ओके, ये यहाँ पे हमारे पास डेफिनेशन है पार्टीशन ऑफ ए सैम्पल स्पेस। पार्टीशन क्या होती है, आपको पता है कि एक बड़े सेट के अगर हम इस तरह से उसके पोर्शंस बना दें कि उन सबको अगर यूनियन करें तो वो हमारे पास उस सेट के इक्वल आए। ये यूनियन है, यूनियन उस सेट के इक्वल आए और हर दो का इंटरसेक्शन एम्प्टी हो। ये पार्टीशन की डेफिनेशन होती है। अब हमारे पास यहाँ पे सबसे बड़ा सेट सैम्पल स्पेस ही होता है क्योंकि उसमें सारी की सारी पॉसिबल आउटकम्स होती हैं। इसके हमने पोर्शंस बना दिए हैं। एक हमारे पास ये वाला है, A1 हमने नाम दे दिया। ये इवेंट्स एंड डिफरेंट इवेंट्स हमने लिख दिए। इस तरह से इस पूरे सैम्पल स्पेस को डिफरेंट इवेंट्स में डिवाइड कर दिए, किसी भी तरह से कर सकते हैं। अब ये जो डिवीजन है, हर इनमें से सब का अगर आप यूनियन लें तो ये सैम्पल स्पेस के इक्वल आएगा, S के इक्वल आएगा। ये देखें, इन हर दो में कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है। एक यहाँ तक है तो दूसरा यहाँ तक है, एक यहाँ तक है तो दूसरा यहाँ तक, कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर आप इन सब का यूनियन लेते हैं तो आपके पास सारे का सारा सैम्पल स्पेस आ जाता है। और दूसरी बात, हर दो का इंटरसेक्शन जो है, अगर आप इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, एक में ये वाला पोर्शन है, एक में ये वाला पोर्शन है, कुछ भी कॉमन नहीं है। इसी तरह से इस पोर्शन में और इस पोर्शन में कुछ भी कॉमन नहीं है। मीन्स हर दो इवेंट्स जो हैं वो आपस में डिसजॉइंट है, या फिर डिसजॉइंट का एक और नेम भी होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या डिसजॉइंट है, या फिर आप उसको कह सकते हैं कि वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। A collection of events AIs is said to be form a partition of a sample space S। इसको हम कहेंगे कि ये पार्टीशनिंग कर रहा है सैम्पल स्पेस S की। कब? अगर इन सारे इवेंट्स AIs लें और इनका हम AIs लें और ये क्या हो, ये सारे के सारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब यही होता है कि इनमें कुछ कॉमन ना हो। और दूसरी क्या कंडीशन है कि अगर आप इन सारे इवेंट्स का यूनियन लेते हैं तो वो सैम्पल स्पेस S के इक्वल आए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एक एग्जांपल है। इन अ फैक्ट्री देयर आर 3 मशीन्स। एक फैक्ट्री है, उसमें 3 मशीन्स हैं, A, B एंड C एंड मेक बोल्ट। मतलब वो बोल्ट बना रहे हैं। यहाँ पे फिर आप इसकी जगह पे ड्रेसेस लिख सकते हैं, शूज़ लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं फैक्ट्री आउटलेट्स में से, या फिर जो भी प्रोडक्शन होती है कुछ भी लिख लें कि वो ये प्रोड्यूस कर रही है। 3 डिफरेंट मशीन्स हैं। द प्रोबेबिलिटी दैट डिफेक्टिव बोल्ट फ्रॉम मशीन A, B एंड C आर दीज प्रोबेबिलिटीज़ रिस्पेक्टिवली। ये वाली इनकी प्रोबेबिलिटीज़ हैं कि जो आपके पास प्रोडक्शन है वो डिफेक्टिव होगी, तो उनकी प्रोबेबिलिटीज़ ये गिवन है। अब हमारा क्या टारगेट है कि डिफरेंट चीज़ें, एक ये मशीन है, कोई भी मशीनरी है, आपको पता है वो अगर कोई पीस प्रोड्यूस करती है तो उसमें से ख़राब भी हो सकता है, यहाँ पे डिफेक्टिव भी हो सकता है, अक्सर आपने देखा भी होगा। तो ये है कि मशीन ABC तीनों मशीन्स हैं, तीनों के जो डिफेक्टिव पीसेस प्रोड्यूस करने की जो प्रॉबिलिटीज़ हैं ये हमारे पास ये गिवन है। अ बोल्ट इज़ चूजन एट रैंडम। एक हमने एट रैंडम चूज़ किया है बोल्ट, या फिर उसकी जो भी प्रोडक्शन है पीस हमने एट रैंडम एक चूज़ किया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ डिफेक्टिव। अब हमारे पास मशीन्स हैं 3, A, B और C। ये 3 मशीन्स हैं और जस्ट हमने एक बोल्ट चूज़ की है या फिर एक उसकी प्रोडक्शन पीस एक चूज़ की है। अब हमें नहीं पता हमने किस तरह चूज़ किया है, एट रैंडम चूज़ किया है। एट रैंडम का मतलब ये है कि कुछ भी आ सकता है, हमें श्योरिटी नहीं होती। जब हमने एट रैंडम चूज़ किया तो वो वाली बोल्ट मशीन A से भी हो सकती है, B से भी हो सकती है, C से भी हो सकती है। तो पहली बात तो ये कि हम मशीन के आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे। जिस तरह प्रीवियस क्वेश्चन हमने एक पर्स वाला किया था, उसमें पर्स के आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट की थी। सेम इसी पैटर्न पे यहाँ पे पहले हम मशीन के आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे। तो 3 मशीन्स हैं, तीनों इनमें से एट रैंडम हमने सिलेक्शन करनी है। कोई किसी की भी बोल्ट आ सकती है डिफेक्टिव बोल्ट। इसका मतलब है A मशीन के आने की प्रोबेबिलिटी 1/3 होगी, B मशीन में से वो बोल्ट है उसकी भी प्रोबेबिलिटी 1/3 होगी, C की भी प्रोबेबिलिटी 1/3 होगी। ये जो तीनों मशीन्स हैं ये एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करती, इसलिए इनकी प्रोबेबिलिटी भी वेरी नहीं हो रही। अब अगर डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी हमारे पास गिवन है जो कि 0.02, 0.04, 0.035 इस तरह गिवन है, तो अगर हमने नॉन डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी हो तो हम वो भी कर सकते हैं।
नॉन डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी अगर हमने फाइंड आउट करनी है, आपको पता है टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है, 1 में से डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी माइनस कर देंगे तो नॉन डिफेक्टिव आ जाता है। अब अगर ये क्वेश्चन गिवन है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ डिफेक्टिव, तो यहाँ पे ये भी आ सकता था फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ नॉन डिफेक्टिव। अगर नॉन डिफेक्टिव होता तो जहाँ जहाँ हमने डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी लगानी थी वहाँ वहाँ नॉन डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी लगा देते। इसको सॉल्व हम थोड़ा सा ये ट्री डायग्राम इसको कहते हैं बेसिकली। यहाँ पे हमने कहा कि मशीन ए है, ये वाली मशीन ए की प्रोबेबिलिटी है, ये बी की है और ये वाली सी की है। ए के आने के चांसेस जो है वो 1/3 हैं, बी के आने के चांसेस भी 1/3 हैं, सी के आने के चांसेस 1/3 हैं। ये वाली इसकी डिफेक्टिव प्रोबेबिलिटी है, ये हमने यहाँ पे लिख दी, दूसरे की डिफेक्टिव प्रोबेबिलिटी यहाँ पे लिख दी, तीसरे की डिफेक्टिव प्रोबेबिलिटी यहाँ पे लिख ली। टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है, तो नॉन डिफेक्टिव हमने 1 में से 0.02 माइनस किया तो 0.98 आ गया। इसी तरह से बाकियों की भी नॉन डिफेक्टिव आप फाइंड आउट कर सकते हैं। कब? अगर हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ जाए फाइंड आउट करनी हमें दैट इट इज़ नॉन डिफेक्टिव। नॉन डिफेक्टिव पीस की अगर प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए आती है तो इस तरह से इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे है प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव। डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी, अब हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं कि वो डिफेक्टिव क्या ए मशीन का है, या फिर वो डिफेक्टिव क्या बी मशीन का है, या फिर वो डिफेक्टिव सी मशीन का है। तो इसलिए हम इन तीनों केसेस को लेंगे, फाइंड आउट करेंगे प्रोबेबिलिटी ए में से डिफेक्टिव की कि अगर वो मशीन ए का डिफेक्टिव है और अगर वो मशीन बी का डिफेक्टिव है, अगर वो मशीन सी का डिफेक्टिव है। तो आपको पता है यहाँ पे जो है वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अप्लाई होगी, क्योंकि पहली बात हमने डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी पहले हमने मशीन की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर ली, फिर उसके बाद उस मशीन में से डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। उसको हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव गिवन दैट मशीन ए, इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। इसी तरह से मशीन बी के लिए हम लिख लेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मशीन के आने की प्रोबेबिलिटी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव गिवन दैट बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी मशीन के आने की प्रोबेबिलिटी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव गिवन दैट सी। इस तरह से हम इसको लिख लेंगे। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव गिवन दैट ए के डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी 0.02 है, वो हमने रिप्लेस कर दी। बी के डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी जो है वो 0.04 है, इसी तरह से इसको भी रिप्लेस कर दिया। और मशीन ए के आने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है, मशीन बी के आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/3 है और सी के आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/3 है। इसी तरह इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी ओवरऑल आ जाएगी। नेक्स्ट है टोटल। अगर हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव फाइंड आउट करनी है तो इस एक्सप्रेशन को हम समीशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। ए बी सी को अगर हम ए आइज़ का नाम दे दें तो ये होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आइज़ इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव या डी गिवन दैट ए आई, और दरमियान में इनके समीशन है तो इस सबको हम सम में भी लिख सकते हैं। इसको कहते हैं लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट हमारे पास एक थ्योरम है बेस थ्योरम के नाम से। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है और जिस तरह की अभी हमने एग्जांपल की है इस तरह के क्वेश्चंस को डील करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है हमें। इसकी स्टेटमेंट देखें, लेट A1 A2 A3 एंड सो ऑन AK बी अ पार्टीशन ऑफ ए सैम्पल स्पेस S। ये सैम्पल स्पेस S की पार्टीशन करती है। पार्टीशन की पता है आपने अभी 2 इसकी प्रॉपर्टीज़ देखी थी। एक तो ये जितने ये इवेंट्स हैं ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हों या फिर डिसजॉइंट हों, और सेकंड क्या प्रॉपर्टी थी कि इन सब का यूनियन जो है वो पूरे का पूरा सैम्पल स्पेस हो। ठीक है, उसके बाद अगर आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है ऑफ एनी इवेंट AI, इसमें से किसी भी इवेंट AI की प्रोबेबिलिटी आपने फाइंड आउट करनी है गिवन दैट सम B इवेंट हैज़ ऑलरेडी अकर्ड। जो इवेंट्स आपके पास गिवन है उनमें से किसी भी इवेंट AI की आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है गिवन दैट B जो है वो पहले से अकर कर चुका हुआ है। तो इसको फाइंड करने के हमारे पास किस तरह से इसको करेंगे। सबसे पहले देखें तो यहाँ पे ये पार्टीशन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये डायग्राम ड्रा हुई है। ये हमारे पास सैम्पल स्पेस S है, ये इसके डिफरेंट इवेंट्स हैं A1 A2 A3 A4 एंड सो ऑन, इसी तरह से ये चलता जा रहा है। उसके बाद जो हमने B लिया है गिवन दैट B हैज़ ऑलरेडी अकर्ड, वो हम यहाँ से कहीं से भी B चूज़ कर रहे हैं। अब देखिए ये जो B है ये डिफरेंट इवेंट्स को कंटेन कर रहा है, उनके कुछ पोर्शन को कंटेन कर रहा है, लेकिन किसी के साथ भी
अगर हम इस A3 का B के साथ इंटरसेक्शन लें तो आपको पता है ये वाला पोर्शन बनता है। अगर हम इस A2 का B के साथ इंटरसेक्शन लें तो ये थोड़ा सा पोर्शन बनता है। अगर हम A4 का B के साथ इंटरसेक्शन लें तो ये वाला पोर्शन बनता है। इन सब पोर्शंस में अगर आप कॉमन तलाश करें तो कुछ भी कॉमन नहीं है। इसमें और इसी तरह से बाकी भी जो पोर्शंस बनेंगे उनमें कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। इट मीन्स जितने भी AIs हैं या जितने भी आपके पास इवेंट्स हैं उनका B के साथ इंटरसेक्शन है एम्प्टी, क्योंकि जो भी आप AI लें उसका B के साथ इंटरसेक्शन लें तो वो एम्प्टी ही आ रहा है। तो इस प्रोबेबिलिटी को हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के फॉर्म में किस तरह से लिखेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ AI, किसी भी इवेंट AI की प्रोबेबिलिटी गिवन दैट B हैज़ ऑलरेडी अकर्ड, दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ AI ऊपर वाले की प्रोबेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी ऑफ B नीचे वाले की प्रोबेबिलिटी, जबकि AI ऑलरेडी अकर कर चुका हुआ है। उसके बाद ओवर में जो है ये जितने उसके टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स होंगे उस पर समीशन आ जाएगा। यहाँ पे हमने AIs की जो वेरिएशन है वो हमारे पास K तक है, तो इट मीन्स ये टोटल वेरिएशन जो है वो 1 से K हमने ली। प्रोबेबिलिटी ऑफ AJ यही वाली है, लेकिन इसमें सारी पॉसिबिलिटीज़ आ जाती हैं। इसमें कोई एक है, कोई आयत कंपोनेंट के लिए है या किसी आयत इंडेक्स के लिए है, जबकि यहाँ पे जो J की वेरिएशन है वो सारी वैल्यूज़ के लिए है। मीन्स यहाँ पे हमने जिस तरह अभी डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट की थी, जो कि हमने इसकी जगह पे लिखा था प्रोबेबिलिटी ऑफ A, फिर उसके बाद लिखा था प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव गिवन दैट A, देन प्लस था प्रोबेबिलिटी ऑफ B, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव गिवन दैट B। इस तरह के सारे जितने भी केसेस होंगे वो ओवर में आ जाते हैं टोटल। उसके बाद ये जो AIs हैं ये पार्टीशनिंग कर रहे हैं सैम्पल स्पेस की, इट मीन्स इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा? एम्प्टी होगा। इसके प्रूफ हम देखते हैं। प्रूफ में जो है वो स्टेप्स को फॉलो किया करें। कौन कौन से स्टेप्स होते हैं? यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? बाय द डेफिनेशन ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन अप्लाई कर रहे हैं। आपको पता है हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ी थी, प्रोबेबिलिटी ऑफ AI गिवन दैट B इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ AI इंटरसेक्शन B ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ B, ये इसके इक्वल है। इसी तरह से अगर हम देखें प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन दैट AI दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन AI ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ AI। अब अगर आप इस साइड से जो है ये भी प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन AI है, ये भी प्रोबेबिलिटी ऑफ AI इंटरसेक्शन B है। AI को पहले लिख लें या B को पहले लिख लें, दोनों का कॉमन पोर्शन ही लेना है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अगर आप इस साइड को यहीं पे रहने दें और इस प्रोबेबिलिटी ऑफ B को लेफ़्ट साइड से मल्टीप्लाई कर दें, प्रोबेबिलिटी ऑफ AI को लेफ़्ट साइड से मल्टीप्लाई कर दें, तो राइट साइड पे आपके पास यहाँ पे भी ये वाली प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन की आ जाएगी, यहाँ पे भी ये वाली आ जाएगी। तो दोनों की राइट साइड से इक्वल हो जाएंगे, तो इट मीन्स ये जो इनकी लेफ़्ट साइड्स बनेंगी ये भी आपस में इक्वल होंगी। तो हम इनकी इक्वालिटी को यूज़ करते हुए नेक्स्ट मूव करते हैं। सेम यही कुछ यहाँ पे लिखा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन दैट AI का आपने फार्मूला लिख लेना है और फिर उसके ओवर में जो प्रोबेबिलिटी ऑफ AI होगी उसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ AI गिवन दैट B का फार्मूला लिखा, उसके ओवर में प्रोबेबिलिटी ऑफ B आएगा, उसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। उसके बाद ये वाली जो है ये प्रोबेबिलिटी ऑफ AI इंटरसेक्शन B है और ये वाली प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन AI है। मीन्स ये दोनों साइड्स इक्वल हैं तो इनकी राइट साइड्स भी क्या होंगी? इक्वल हो जाएंगी। तो हमने दोनों की राइट साइड्स को इक्वल कर दिया बाय कंबाइनिंग 1 and 2, मीन्स दोनों की राइट साइड्स इक्वल होगी, तो ये इसके इक्वल आ गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ AI गिवन दैट B हमने इसको एक साइड पे रख लिया और ये वाला पूरा एक्सप्रेशन है, इसके ओवर में प्रोबेबिलिटी ऑफ B लिख दिया। अब अगर हम अपने रिजल्ट को देखें, हमने प्रूफ क्या करना है, तो इन दोनों का अगर ज़रा कंपैरिजन करें तो यहाँ पे देखें ये प्रोबेबिलिटी ऑफ AI गिवन दैट B ऐसा ही है, उसके बाद है प्रोबेबिलिटी ऑफ AI एंड देन प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन दैट AI, लेकिन ओवर में ये पूरा एक्सप्रेशन है, जबकि अभी तक हमारे पास जो रिज़ल्ट आया उसमें ओवर में प्रोबेबिलिटी ऑफ B है। ठीक है, इट मीन्स हमने वेरीफाई करना है कि ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ B है ये बेसिकली इसके इक्वल है। अब अगर आप इस वेन डायग्राम से देखें तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि ये B जो है ये छोटा है और ये किसका डिफरेंट इवेंट्स में से एलिमेंट्स इसमें हैं।
अगर आप इस B का S के साथ इंटरसेक्शन लें तो B चूँकि छोटा है तो इट मीन्स ये B के ही इक्वल आएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हम इसके दोनों साइड्स पे प्रोबेबिलिटी अप्लाई कर देंगे। B जो है दैट इज इक्वल टू B इंटरसेक्शन विद S, और नेक्स्ट क्या है B इंटरसेक्शन विद S। अभी पहले जो है प्रोबेबिलिटी अप्लाई कर लें या बाद में कर लें, लेकिन यहाँ पे जो S है वो क्या है, उसमें ये सारे के सारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं जो कि इसकी पार्टीशनिंग कर रहे हैं। इट मीन्स इन सब का यूनियन जो है वो S के इक्वल आएगा। तो S को रिप्लेस किया हमने A1 यूनियन A2 एंड सो ऑन यूनियन AK से। फिर उसके बाद यूनियन इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी हमने अप्लाई की, इनको सेपरेट टर्म्स में लिख लिया B इंटरसेक्शन A1, इसके बाद यूनियन है, यूनियन लिख दिया, B इंटरसेक्शन A2 एंड सो ऑन B इंटरसेक्शन AK लिख दिया। स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया था कि ये जितने B इंटरसेक्शन AIs हैं ये क्या हैं, एम्प्टी हैं। हर दो जो हैं वो एम्प्टी है, इन दोनों का इंटरसेक्शन एम्प्टी होगा। इसी तरह से इसका किसी के साथ भी इंटरसेक्शन चेक करेंगे तो वो एम्प्टी ही होगा। नेक्स्ट क्या है, हमने इस पर प्रोबेबिलिटी अप्लाई कर दी, प्रोबेबिलिटी ऑफ B इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन A1 यूनियन, इन सब पे प्रोबेबिलिटी अप्लाई हो जाएगी। अब ये सारे के सारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं और इस पे क्या हो रहा है, जनरल एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी अप्लाई हो रहा है। जनरल एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, जनरल एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी अप्लाई हो रहा है, जिसमें कंडीशन ये है कि ये जो इवेंट्स हैं ये क्या है, आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, या फिर इनमें कॉमन कुछ भी नहीं है। इट मीन्स जो इंटरसेक्शन वाली जो टर्म होगी वो इसमें इंक्लूड नहीं होगी, सिंपली हमारे पास इसकी प्रोबेबिलिटी प्लस दूसरे की प्रोबेबिलिटी प्लस थर्ड की एंड सो ऑन लास्ट वाले की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। अब अगर इस एक्सप्रेशन को हम कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखें, समेशन की फॉर्म में लिखें, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B इज इक्वल टू आ जाता है, यहाँ पे जो है AIs जो है वो वेरी कर रहे हैं तो इसको हमने AJ का नाम दे दिया और इसकी वेरिएशन K तक है तो J की वेरिएशन 1 to K लिख दी। प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन AJ हो गया। उसके बाद है बाय जनरल लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन ला के कहता है कि इसको हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ AJ। आपको पता है इंटरसेक्शन में मैटर नहीं करता, पहले आप लिख लें या फिर पहले बाद में लिख लें, सेम केस है, लेकिन हमने ये प्रूफ करना है इसलिए हम AJ को पहले ले रहे हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ AJ, उसके बाद आ जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन दैट AJ हैज़ ऑलरेडी अकर्ड। तो ये वाली वैल्यू अगर हम ऊपर वाली इक्वेशन में रिप्लेस कर दें, इस वाली प्रोबेबिलिटी ऑफ B की जगह पे ये जो इक्वेशन नंबर A है, प्रोबेबिलिटी ऑफ B की जगह पे ये वाली वैल्यू रिप्लेस कर दें तो आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट जो अभी हमने डिफेक्टिव की एग्जांपल की है, इसको हम इस रिजल्ट के अंडर देखते हैं कि ये किस तरह से होगी। डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी आपको पता है ये वाली, ये डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटीज़ हैं ABC की, और ABC के आने की, मशीन के आने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है। तीनों की इक्वल प्रोबेबिलिटीज़ हैं, जिनकी प्रोबेबिलिटीज़ इक्वल हों उनको हम कहते हैं इक्वली लाइकली इवेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, जिस तरह अभी हमने पीछे किया था, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बोल्ट प्रोवाइड बाय मशीन A, कि मशीन A ने जो बोल्ट प्रोवाइड की है गिवन दैट इट इज़ डिफेक्टिव। डिफेक्टिव बोल्ट जो है वो मशीन A में से आई है। इट मीन्स हमने क्या फाइंड आउट करनी है, गिवन दैट इट इज़ डिफेक्टिव। इट मीन्स हमने फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन दैट D। तो इसका फार्मूला क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन D ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ D आ जाएगा, और A इंटरसेक्शन D को हम फर्दर इस फॉर्म में लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ A डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव गिवन दैट A। और ओवर में हम क्या कर सकते हैं, ओवर में हम समेशन लिख लेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ AJ और फिर उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव गिवन दैट AJ, गिवन दैट AJ। ये हम क्यों लिखेंगे, ये इसके ओवर में आ जाएगा, क्योंकि अभी हमने रिज़ल्ट प्रूफ किया है। इसमें A1 को हमने A का नाम दे दें, A2 को अगर B का नाम दे दें, A3 को C का नाम दे दें, तो इन सब की जो प्रोबेबिलिटीज़ होंगी उन सबको हम ऐड करेंगे, इसलिए हमने इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में समेशन लिख दिया है। तो प्रोबेबिलिटीज़ ऑलरेडी हमने डिफेक्टिव की निकाली हुई हैं और इसको यहाँ पे रिप्लेस करके हमारे पास ये रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। इसी तरह से नॉन डिफेक्टिव की भी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। ओके, ये यहाँ पे